हम शायद लाइव हो चुके हैं लेकिन कोई व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए अभी मैं बता नहीं सकती। मैं देख लेती हूँ। हम लाइव हैं मैम। ओके। नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। आज हमारी वरिष्ठ कवि, आज बसंत पंचमी तो है ही, ज्ञान की देवी का जन्मदिन। आज हमारे बीच हमारी वरिष्ठ कवि, हमारी अग्रजा कवि सविता सिंह जी का भी 60वां जन्मदिन है, जो हम सब मना रहे हैं। आज एक कवि से उसकी कविता, उसके जीवन पर, उसकी रचनाशीलता के 4 दशकों पर बात करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सविता मैम, आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम स्त्री दर्पण के सौजन्य से हो रहा है। ये विमल जी की तारीफ करनी होगी हमारे एक अन्य वरिष्ठ कवि की, कि वो स्त्रियों के लिए एक कवि होते हुए, एक पुरुष कवि होते हुए एक स्त्री कवि का जन्मदिन मना रहे हैं। ये बड़ी बात है। इसे चाहे हम किसी भी दृष्टि से देखें, इतना उदात्त भाव पुरुष में आया है, एक कवि में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनकी अलग से प्रशंसा करना बनता है। सविता मैम, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सविता मैम जी की एक कविता ही पढ़ना चाहूंगी। मुझे लगता है कि एक जो कविता में एक जो चेंज आया, एक बदलाव, क्योंकि इससे पहले जो जो हमारी 8वें दशक की कवियों से पहले जो कविता का स्वर था, वो अनुनय, विनय, प्रार्थना का ज्यादा था। लेकिन अगर कोई स्त्री उठकर तनकर खड़ी हो जाती है, वो अब सरवाइव नहीं कर रही है, वो प्रार्थना नहीं कर रही है, वो सीधे तनकर अपनी बात कह रही है, वो सवाल पूछ रही है। और सवाल पूछने वाली स्त्री सोच रही है, वो किसी भी पुरुष सत्ता या किसी भी सत्ता, धर्म, संस्कृति के आगे झुकने से मना कर रही है। तो सविता जी की जो एक पाथ ब्रेकिंग कविता है, मैं किसकी औरत हूँ, उसी की कुछ पंक्तियों से मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं है। ये पंक्तियां देखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप एक स्त्री की जीवन यात्रा को देखेंगे, अपनी पूर्वजा स्त्रियों को देखेंगे, उनके जीवन संघर्ष को देखेंगे, और तब एक कवि की इन पंक्तियों को एक बार गुनेंगे, तो आपको इसमें पूरे एक बदलाव की लंबी कहानी नजर आएगी, जिसके पीछे बहुत बड़ा विमर्श है और बहुत बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ा हिम्मत इसमें इसके लिए लगानी पड़ती है, और ये एक दिन में नहीं आ सकता। तो मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा था कवि और कविता, रचनाशीलता के 4 दशक। तो हमारी कवि पिछले 4 दशकों से हिंदी कविता में, गद्य में, आलोचना में लगातार सक्रिय हैं, स्त्री विमर्श में सक्रिय हैं, और वह एक दिन में नहीं बनी है, उनके निर्माण की पूरी यात्रा है। तो पहला संवाद में इसी सवाल से शुरू करना चाहूंगी कि वो एक क्षण, या वो एक कहते हैं ना मोमेंट, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, वो कब लगा कि आप कविता लिखने के लिए हैं, या कविता ने आपको चुन लिया है। कहते हैं कि कविता चुनती है। तो वो क्षण, वो समय कैसा था, और वो पहली कविता और उसके बाद की यात्रा के बारे में हमें संक्षेप में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और रश्मि, मैं सोच रही हूँ कि ये शायद हमारी बातचीत बहुत गंभीर और अच्छी होने जा रही है, क्योंकि तुमने शुरुआत ही ऐसी कर दी। मैंने तुम्हें ये बताऊं कि जो स्टांजा तुमने चुना है, मैं किसकी औरत हूँ से, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ निगेशन। और ये एक सैद्धांतिक, ये सिर्फ मन का उद्गार या कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ये बहुत समझदारी से प्लेस किया गया एक स्टैंजा है उस कविता में, जिसको क्योंकि हम जिस स्थिति में कविता लिखने हिंदी में आए, यानी कि मैं आई, अभी तो मैं उस वक्त तो मैं अकेली थी बेसिकली। उस वक्त जो कुछ भी लोग लिख रहे थे, उसमें ऐसी बातें थी जो समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस पोजीशन से लिखी जा रही हैं। और बाद में कुछ समय बाद मुझे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि वो पोजीशन कोई अलग से नहीं था। वो जो चीजें चल रही थी, जैसे भी चल रही थी, जो हमारा पूरा साहित्यिक स्पेस है हिंदी का, बहुत पितृसत्तात्मक है, तो उसी में वो सारी बातें चल रही थी। और मुझे लगा कि इस 20 साल तो सिर्फ इसी में लग जाएगा ये सब करने। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया
जिसको कहते हैं अपने लिए। और मैं उस वक़्त बहुत श्योर भी नहीं थी, आश्वस्त भी नहीं थी कि मैं जो लिख रही हूँ, लिखने जा रही हूँ, उसके लिए स्वीकार होगा या नहीं होगा। तो एक ख़ास किस्म का नैतिक बल जो अपना होता है, वो लेकर के मैं आई। जब मैंने कहा कि मैं किसी की औरत नहीं हूँ, तो तुमने सही कहा। इसका मतलब है कि आप न सिर्फ अपने पति या अपने प्रेमी को नकार रही हैं, आप पूरी पितृसत्ता को नकार रही हैं। आप अपने पिता, अपने भाई, अपने मित्र, उन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने आपकी मदद भी की है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उन सभी लोगों को नकार रहे हैं, है ना? तो ये कहना और अपने लिए एक स्वायत्त कोना या एक पाँव रखने पर ज़मीन क्लेम करना, ये बहुत बहुत ही सोचने समझने के बाद मैंने किया। और तब से लेकर आज तक रश्मि, मैंने बहुत ध्यान से अपने को देखा है, अपने काम को, अपने कर्म को, अपनी कविताओं को। मैंने भरपूर कोशिश की है कि जिस सिस्टम को हम हटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसके साथ हम कोलैबोरेट न करें, यानी कि उससे हम बहुत नहीं चाहें। अगर आप उस सिस्टम से बहुत कुछ चाहने लगेंगी, तो आपको उसके साथ, जिसको कहते हैं, बड़ा ही वो हैकनेट टर्म है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप जब ये ले करके चलती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी रचना है और आपका ध्येय है, जिसको लेकर के आप चल रही हैं, जिसके लिए बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कड़ाई से अपने ऊपर भी वो अंकुश लगाना होता है, और समाज के भीतर तो आप जा ही रहे हैं सब करने। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की, अपने को भी बहुत संयमित करके, बौद्धिक रूप से और हर तरह से मैंने लिखने का काम शुरू किया। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा स्वर अलग था शुरू से ही। मैंने किसी के स्वर में स्वर मिलाने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, और अब तक शायद मैं वही कर रही हूँ। और कदम कदम पे बहुत चुनौतियाँ आई हैं, उन सबका मैंने सामना किया लिखने में ही। और नई चीज़ें, नई दृष्टि लाना, नई दृष्टि के प्रति दूसरों को आसक्त करना, दूसरों को वहाँ पहुँचाना कि देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या क्या नई बात है। इसके लिए उनको कितना कुछ अपने में परिवर्तन लाना होगा, ये सब का विश्वास करते हुए और मैंने ये लिखने का काम किया, और अभी तक कर रही हूँ। और ये पूरा, तुम जिससे 4 दशक कह रही हो, ये इसी तरह से बीता है। संघर्ष, आत्मिक संघर्ष, सामाजिक और राजनीतिक, सब मिला जुला के। मैं ये अपने कविता के लिए जब कभी बात करती हूँ तो ये बार बार बोलती हूँ कि हमारी पीढ़ी को जो एक बना बनाया रास्ता मिला है, जिस पे हम चल रहे हैं, सरपट भाग रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है, और मुझे लगता है वो संघर्ष आपकी पीढ़ी ने किया है, जिसकी वजह से हम खुलकर आज अपनी बात कहते हैं, हिचकते नहीं हैं। लेकिन यह आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। मैंने तो ये सोचा था कि यह प्रश्न मैं आपसे बाद में करूंगी, लेकिन जब आपने अपनी बात कही कि मेरा स्वर अलहदा था, मैंने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चुने, मैंने सिस्टम के साथ चलना, उसके साथ संवाद करने के बजाय विरोध, निगेशन एक वर्ड है। श्री विमर्श में हमेशा हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक संतुलनवादी नजरिया हमें लगता है, क्योंकि हम आए दिन हम जब कविताएं भी पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक ऐसी स्त्री उभरती है। जब हम हिंदी कविताएं पढ़ेंगे, बड़े बड़े कवियों की कविताएं जब पढ़ते हैं, तो एक ऐसी स्त्री उभरती है जो संतुलन बना लेती है, जो साध लेती है, सबको साथ लेके चलती है, और वही स्त्री हमारे लिए एक आइडियल बन जाती है, या हम उसको एक छवि की तरह गढ़ लेते हैं। लेकिन आप यहाँ निगेशन की बात कर रही हैं, और निगेट करके खुद को रहना, अपनी अपनी बात मनवाते हुए, और एक पूरे सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल नकारात्मक बात कहते हुए, वो भी बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, ये आसान नहीं होगा। तो ये कैसे आपने संभव किया? क्योंकि ज्यादातर मैं स्त्री विमर्श के नाम पर पॉलिटिकल करेक्टनेस ज्यादा देखती हूँ, निगेशन मुझे बहुत खुला हुआ निगेशन कम नजर आता है। एक तो जैसे तुमने शुरू में ही कहा कि इसके लिए एक आत्मिक एक चेतना तो चाहिए ही, एक चेतना चाहिए, एक आत्मिक बल चाहिए, और एक विश्वास चाहिए कि इसे इसे हम बदल सकते हैं अपनी समझ से। और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर एक न्याय प्रियता होनी चाहिए।
अगर वो न्यायप्रियता नहीं है, अगर आपने आंखें मूंद ली हैं, दूसरों के दुख को आप नहीं समझ रही हैं, उसके साथ आपका सहकार नहीं हो रहा है, वो आपका दुख नहीं बन रहा, आपके अंदर वो आक्रोश नहीं पैदा कर रहा है, तो ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है जो मैं कर रही हूँ। मैं अपने लिए बहुत कुछ नहीं चाह सकती। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स और ये और चीज़ें सब नहीं चाहिए। मुझे अच्छा, अपना ही अच्छा लिखा हुआ चाहिए, अच्छा लेखन चाहिए, समझदारी से किया हुआ। और हमेशा जब आप इस तरह के काम करने चलते हैं, उसमें एक खास किस्म का अकेलापन होता है। उसको भी झेलने के लिए आपको तैयार होना है। उससे भी घबराना नहीं है, ऊबना नहीं है और कुछ गलत-सलत उसमें नहीं कर देना है। वेट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसमें पेशेंस चाहिए। आप अपने ही काम को अपने काम के आप आलोचक बने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये ध्यान में ही रखना है कि जो आप लिख रही हैं, उसका तुरंत फल आपको नहीं मिलने वाला है। आपको धीरज चाहिए और वो आपको अपने लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, ये समझते हुए कि आपने जो अभी लिखा है, उससे आप बेहतर लिखने वाले हैं। आपने जितनी ज़मीन अख्तियार की है या उसे खोदा है, उससे ज़्यादा उसे खोदना है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ खोदने वाली बात, ये एक तरह का अगर आप सैद्धांतिक रूप से जाओ तो 2 मोमेंट्स होते हैं रश्मि। एक तो होता है रिक्लेम, आपकी जो जगह कभी थी उसको आप रिक्लेम करें। ऐसा नहीं है कि सविता सिंह पहली स्त्री थी जिन्होंने ये सब लिखा। स्त्रियों ने बहुत कुछ लिखा है, उनको भी आपको अपनाना होता है, चाहे वो जितना भी आपको अपने अनुसार न लगे। तभी भी आपको उसको देखना है और जांचना है, उसको क्लेम करना है। एक तो मोमेंट ये होता है। तो आप सबको पढ़े, मैंने सबको पढ़ा है, चाहे मुझे पसंद वो चीज़ आए ना आए, पढ़ा ज़रूर है। दूसरी चीज़ कि जो आपने पढ़ लिया, जो आपने समझ लिया कि क्या वहाँ पर कमी है, उससे आगे बढ़ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तब आपकी जो क्रियाशीलता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो सबसे ज़्यादा काम की होती है। आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं करती कि ये आलोचक क्या कहेंगे और वो साहब क्या कहेंगे, ये सब करना नहीं है। क्या करना है कि ये जो जहाँ तक आप पहुँची हैं, उससे आगे का रास्ता आपको अकेला भी लग सकता है, लेकिन उस पर आपको आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई समझने वाला आएगा। मेरी कई कविताएँ इस तरह की एक कविता है अक्षर, जिसमें मैं कहती हूँ कि मेरी कविताओं को पढ़ने वाले आएंगे, भले अभी नहीं हो। और ये बात मुझे एक चिड़िया ने बताया है ना। तो मुझे बताने वाले लोग दूसरे हैं, मुझे आश्वस्त करने वाली जो चीज़ है वो मेरा अपना विवेक है, मेरी अपनी अंतर्शक्ति है, वो बताती है कि आप इस पर काम करते रहें, आपके लिए आगे का रास्ता खुद बनाते हुए आप सुगम कर लेंगी। और मुझे लगता है कि जो तुमने कहा, मुझे इतनी खुशी है कि तुम लोग सब लिख रही हो, बहुत प्रखर ढंग से लिख रही हो। मैं जानती थी, आज से 20 साल पहले भी मैं जानती थी कि ये सारी लड़कियां आएंगी और तब हम लोग बैठ के किया करेंगे, तब हम लोग गुफ्तगू करेंगे, अपने मन के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे और ऐसी बातें करेंगे। तुम समझ नहीं सकती हो कि जब मैं लिखने आई थी तो ये सिनारियो था ही नहीं, सिर्फ पुरुष आपस में मिलते थे और मस्ती से अपना बातचीत करना। ये नहीं कि कोई गलत बात करते, बट उनकी अपनी मस्ती थी, वो अपना सिगरेट पीना और अपने विस्की पीना और जो भी मस्ती करना, हंसना। उसमें बहुत कम स्त्रियां होती थी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल की। हाँ, स्त्रियों को देखा जब गोष्ठियां हुई, लेकिन ये जिसकी बात मैं कह रही हूँ, एक कम्युनिटी, एक फेमिनिन एनर्जी से लैस स्त्रियां और पुरुष साथ बैठ के गपशप करना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना, है ना, गलत नहीं समझना एक दूसरे को, स्वस्थ वातावरण जिसमें खूब अच्छा लिखा जाए, पढ़ा जाए। तो ये अब संभव हो रहा है। मैं तो देखती हूँ तुम लोगों का, जब तुम लोगों को देखती हूँ किसी फंक्शन में एक साथ बैठ के हंसते हुए गप्पे करते हुए, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लगता है हाँ। और इसमें बहुत अच्छा लेखन भी होगा इसी तरह से। ये बहुत स्तीवमर्श की बहुत सुंदर बात आपने बिल्कुल अप्रत्यक्ष ढंग से कह दी कि हमें स्वीकारोक्ति की ज़रूरत क्यों हो, भले ही रास्ता लंबा हो, अकेला हो, लेकिन धीरे-धीरे चलते हुए वो एक दिन मिल ही जाता है। एक दिन हमें पढ़ने वाले, हमें स्वीकार करने वाले पाठक भी मिल ही जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि यही है जिसकी वजह से सारा विमर्श
पटरी से उतर जाता है कि हम स्वीकारोक्ति तलाशने लगते हैं। अब यहाँ पे एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि बहुत आजकल बहुत कंफ्यूजिंग हो रखी है चीजें। स्त्री होकर लिखना और स्त्री होते हुए भी लिखना और एक बृहद लेखक रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना, कवि रूप में। ज्यादातर आप देखिए कि इस तरह के आजकल स्टेटमेंट आते हैं कि मुझे स्त्री विमर्श के ब्रैकेट में बंद मत कीजिए। उसके पीछे भी मैं समझ सकती हूँ कि वजह यह रहती है कि बहुत संकुचित दायरे में किसी स्त्री का लेखन बांध दिया जाता है और एक समग्रता से, जैसे हिंदी कविता में ही समग्रता से बात होती है, युगों की बात होती है, उसमें स्त्रियों पर अलग से बात होती है, जैसे वो बिल्कुल कोई अलग चीज है, जबकि वो बात अपनी आकांक्षाओं की कर रही हैं, अपनी अस्मिता की कर रही हैं, इसके अलावा भी वो कवि हैं। लेकिन आप बिल्कुल अपने आप को स्त्रीवादी स्वर की तरह आइडेंटिफाई करने से हिचकती नहीं है, और आपने कई संवादों में, कई अपने आलेखों में ये बात स्पष्ट कही है कि सबसे पहले आप एक स्त्रीवादी लेखक हैं। तो आप इस बारे में हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि आजकल जो ये पूरा पटल है बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है स्त्री विमर्श को लेकर, स्त्रीवादी लेखन को लेकर। ये जो तूने बात कही ना, इसमें कम से कम 3 बातें हैं और इसको लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है। पहला तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो स्त्रीवादी लेखक या लेखिका हैं, वो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमारी संभावनाएं क्या थी और हमने क्या पाया और क्या नहीं कर सके, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जब हम उसको क्लेम करने लगते हैं, जैसे कि मैंने स्त्रीवादी पाठ किए, तुमने अगर देखा होगा तो आलोचना के क्षेत्र में, और वो बिल्कुल ही अलहदा दृष्टिकोण से वो चीजें पढ़ी गई और लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये पाठ भी उसमें अंतर्निहित था, है ना। अगर हमारी बातचीत लंबी हुई तो मैं बताऊंगी, विष्णु खरे ने कहा कि काश मैंने जो आपने शमशेर पे लिखा ये मुझे क्यों नहीं सूझा, काश मैंने ये लिखा होता। तो हमने कहा विष्णु जी आप नहीं लिख सकते थे, और वो जो क्योंकि आप स्त्री नहीं हैं, आपने वो सब नहीं देखा, न झेला, न मतलब ये जो दंश है स्त्री बनाए जाने का, ये बहुत बड़ा दंश है। ये बचपन से, आप जब 6 महीने के होते हो तब से मिलना शुरू होता है, जैसे कि आपके पूरे अंतर्मन को दाग दिया जाता है, धीरे 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 करके काट पीट कर आपको सांचे में डाल दिया जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर स्त्रियां इससे निकलना चाहती हैं, इस परिभाषा से, इस दंश से बाहर निकलना चाहती हैं और अपना कुछ करने लगती हैं, तो उसकी भी एक राजनीति होने लगती है। जब आप जमीन बना लेती हैं तब, जब तक आपकी जमीन नहीं बनी हुई तब तक तो ठीक है, वो टॉलरेट करते हैं लोग आपको, लेकिन जब आप बना लेती हैं तो फिर उसमें भी उनको दिक्कत है कि ये अपने आप को क्यों संकुचित कर रही हैं, जबकि हम संकुचित नहीं कर रहे हैं, हम पुनः परिभाषा की स्थिति में हैं, अभी अपने को पूरा पुनः परिभाषित कर रहे हैं, और ये एक स्टेज है हमारे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का, ठीक है ना। तो आप जब हमको कहते हैं कि आप उससे बाहर निकलिए, तो आप एक नासमझी करते हैं। यहाँ आप उस जमीन को छोड़ने को कहते हैं जिसको हमने क्लेम किया हुआ है, ये आपकी दी हुई जमीन नहीं है ना, हम संकुचित होने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो तुमको आज इस इंटरव्यू में बता रही हूँ कि आने वाले समय में ये सारा जो संसार है ये स्त्री चेतना से चलने वाला संसार है। पुरुषों ने अपनी चेतना से इस संसार को बर्बाद कर दिया, उन्होंने जितना कुछ खराब किया इस दुनिया को, वो उस पर कभी बातचीत ठीक से होनी चाहिए। मतलब तुम हिस्ट्री के किसी भी हिस्से में चले जाओ, सिर्फ युद्ध, या तो वाकई जो युद्ध होते हैं मैदानों में वो युद्ध हो रहे हैं, या घरों में हो रहे हैं, या स्त्रियों के शरीर पे हो रहे हैं, बच्चों के शरीर पे हो रहे हैं, यही हो रहा है। कुछ भी बचाने के लिए, कुछ भी नर्चर करने के लिए, पालने के लिए एक सेंस होता है कि कोई चीज कैसे पुष्पित और पल्लवित होती है, क्या कुछ लगता है उसको करने में, चाहे वो आपकी अपनी किताब ही क्यों ना हो, आपका अपना साहित्य ही क्यों ना हो। ये जो कांस्टेंट वॉरिंग जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य में भी चलता रहता है, ग्रुप्स आफ्टर ग्रुप्स, षड्यंत्र, उसको निकालो, उसको काटो, उसको गिरा दो, उसको केंद्र मत आने दो, ये जो सब कुछ है, ये रश्मि, ये नहीं चल सकता, और इससे कोई महान साहित्य पैदा नहीं हो सकता। इसमें अच्छा लिखने वाले लोग ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे, मीडियोकर लिखने वाले लोग और गैंग क्रिएट करने वाले लोग जो गैंगस्टर की तरह काम करते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि दैट इज हाउ जो पावर है वो इसी तरह से काम करता है। कभी इस पे और बात करेंगे।
तो हम ये नहीं करने जा रहे हैं। हम इस पूरे परिदृश्य को बहुत ही सभ्य बनाने जा रहे हैं, और हम कोई भी अपने ऊपर बंधन नहीं डाल रहे हैं जब हम स्त्रीवादी अपने आप को कह रहे हैं। हम एक नए विस्तार की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ऐसे तमाम पुरुषों को भी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि यही बेहतर है, स्त्रियों का ही सलीका बेहतर है। और उनकी माएं अगर उनको नहीं समझा सकी, सब दोष उनकी माओं का ही होता है, क्योंकि लालन पालन वही करती हैं। अगर वो नहीं समझा सकी तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल करना होगा। पुरुष जब अपने को बदलना चाहते हैं आगे चल के, अगर उनको बहुत अच्छी पत्नी मिलती है या अच्छा पार्टनर मिलती है, अच्छी पार्टनर मिलती है, उनको बहुत दिक्कत होती है उसके लायक अपने को बनाने में, क्योंकि उस लायक बनाए नहीं गए हैं। वो समानता का जीवन जीना, न्याय का जीवन जीना, कहना एक बात है, उसको जीना अलग है। समाज में जाकर के आप देखो कि बहुत सारे लोगों ने न्याय की बात की, लेकिन उनके घरों में बहुत ही खराब स्थिति रही। अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों, अपने बहनों के साथ उनका व्यवहार टोटली वैसा ही रहा जिसको वो जाकर बाहर नकारते हैं। तो ये जो उनका अपना द्वंद है, ये खत्म हम ही लोग करेंगे। और हम इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अग्रेसिव नहीं होना चाहती। मैं एक अच्छे, सुंदर, सुचिंतित लेखन से रचना प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाते हुए, हाँ, आलोचना की जो टूल्स हैं उनको उन्नत बनाते हुए, ये सारी समझ में परिवर्तन मैं लाने के लिए सोचती हूँ। और मैं अपने अनुजों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो इतना बेहतर, इतना सुंदर रचें कि बाकी लोग उससे कुछ सीखें, कुछ समझें। उनको जाके बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना चाहें, ऐसा होना चाहिए। मुझे कई लोगों ने कहा, पुरुषों ने कहा है कि आपकी तरह मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ। ये सौंदर्य कहाँ से आता है, अच्छी कविताएं कैसे लिखी जाएं। मैं उनको यही कहती हूँ, आप अपने को देखिए, अपने भीतर जाइए, अपने को समझिए, वहीं से एक चीज आती है। ये जो कविता है या रचना है, ये जीवन से ही आती है। ये सिर्फ किसी एक मनुष्य के जीवन से नहीं आती, ये सारे संसार में जितना भी जीवन का रूप है सबसे आती है। तो ये देखना होगी, ये व्यापकता जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इन सारी चीजों को इस तरह से बातचीत करके बताएं तो लोग ऐसी बातों कहने से बचेंगे कि आप ये सारे स्त्री विमर्श जो है संकुचित है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, घटित हो रही है आपकी आंखों के सामने। आश्चर्यजनक है कि इसे पुरुष ही नहीं कहते, स्त्रियां भी कहती हैं कि हमें विमर्श के संकुचित दायरे में मत बांधिए, जबकि मुझे लगता है कि वो लिख पा रही हैं इसी विमर्श की वजह से। ऐसा मेरा मानना है। आपने तो यहाँ इसलिए कहती हैं, ये बात जी देख लो, क्योंकि बहुत हद तक स्त्रियां पितृसत्तात्मक मूल्यों के हिसाब से ही जीती हैं, है ना। उनके भी वैल्यूज वही हैं जो पुरुषों के हैं, इसीलिए तो तालमेल थोड़ा बैठ जाता है उनका। जी, फिर मैंने संतुलन अपने बनाने को की बात उस तालमेल नहीं की। तालमेल जी को तोड़ना भी जी। उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम्म। उनको भी ये करना ही होगा, जैसे पुरुषों को करना है, उनको भी करना होगा। सही बात कहा। हमने आलोचना पर बात करी। आप फ्रेंच फेमिनिज्म से बहुत आइडेंटिफाई करती हैं खुद को। आपने कई जगह, बल्कि आपकी जो आलोचना है जो आपने शमशेर जी की है या अशोक जी की भी, उसमें भी आपने बहुत मतलब वहां से आप प्रभावित दिखती हैं, वहां की भाषिक संरचना पे जो अटैक करती है। और हिंदी क्षेत्र की जब बात करूं तो यहाँ सबसे महीन राजनीति भाषा की है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि बड़े बड़े कवि अनजानी में ही जो लिख जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री द्वेषी हो जाता है, और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तो ये सवाल भी मैं बाद में पूछना चाहती थी, लेकिन फिर ये पहले आया कि आलोचना में आपने बहुत स्त्री दृष्टि से मेल गेज को परखा है, कविता को परखा है। तो इस बारे में हमें बताइए। शमशेर जी पर जो आपने लिखा, उसकी बहुत आलोचना हुई, स्त्रियों द्वारा भी हुई और पुरुषों द्वारा भी हुई, कवियों द्वारा भी हुई। तो ये सब बहुत मुश्किल था आपके लिए, और अभी आगे आप इस पर और क्या कार्य कर रही हैं? सविता मैम, शायद आपका वीडियो अभी रुक गया है। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी मुझे लगता है।
सविता मैम शायद अभी हट गई हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। मैं उन्हें फिर से जोड़ती हूँ और इस कार्यक्रम को हम फिर से लाइव करेंगे। आप बने रहिए आप सब। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि हमारे संवाद के साथ-साथ अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं, अगर आपके मन में भी कुछ उठता है, तो आप ज़रूर हमारी स्त्री कवि से पूछिए। सिर्फ़ जन्मदिन की मुबारक देने के अलावा अगर हमारा संवाद और आगे बढ़े, मैं उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ, मुझे लगता है कोई दिक्कत आ गई है। तकनीकी की अपनी सीमाएँ हैं, आप सब बने रहिएगा। और सबके साथ और सब प्रयास से भारत में हेलो। जी, मैम। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी 1-2 मिनट की। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक हमारे साथ बने होंगे। मैं सोच रही थी कि मैं आपकी कविताओं का पाठ कर लूँ तब तक, अच्छा। लेकिन आप आ गई। तो मेरा अंतिम सवाल आपने सुना था। आलोचना में जो आप भाषिक संरचना पर बात करती हैं, तो उस पर जो मैं तो कहूँगी कि जो भाषा की राजनीति है, खास करके हिंदी बेल्ट में, जो बचपन से ही एक पुरुष और स्त्री का बहुत ही क्रूर निर्माण कर देती है और यहाँ तक कि कविताओं में भी हम उससे बच नहीं पाते। यहाँ तक कि मैंने कई स्त्री कवियों की भी कविता में बंजर शब्द पढ़ा, जो बहुत अजीब साउंड करता है और पुरुषों को तो कई बार पता ही नहीं चलता कि वो स्त्री का गुणगान करने के चक्कर में बहुत स्त्री द्वेषी होते हैं। तो आपने लगातार इन सब पर बात करी है, शमशेर पर लिखा है, अशोक जी पर लिखा है। आप उसके बारे में हमसे कुछ साझा कीजिए। इसमें 2 बातें हैं फिर। एक तो तुमने फ्रेंच फेमिनिज़्म की बात की और जी, दूसरे हमारे जो अपना जो हमारा क्षेत्र है उसमें। तो देखो फ्रेंच फेमिनिज़्म से हमने क्या सीखा? जैसे मैंने कहा कि मैं सबको पढ़ती हूँ। मेरा जो पोज़ीशन है शुरू से ही वो कोई प्रेजुडिस वाला नहीं है। पढ़ना चाहिए, सभी लोग लिख रहे हैं, देखो कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है ना? ये एक समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। पढ़ने के स्तर पर, लिखने के स्तर पर मैं ये नहीं कह सकती। पढ़ना तो है सबको, देखना है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज द सिनेरियो। तो फ्रेंच फेमिनिज्म से मैंने 2 बातें समझी कि एक जो हमें दिखता है, जैसे जो हमें यंत्रणाएं दिखती हैं, जो जी, हमें दमन दिखता है, उसका सिर्फ राजनीतिक सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। जो बार बार लोग कहते हैं ना एटीट्यूड में चेंज लाइए, तो ये लाइए वो लाइए, और होता तो है नहीं, वो कहने की बात होती है। वो लाना कितनी बड़ी बात है ये समझने की है। जब भी कोई ऐसी बात करे तो वो कैसे संभव होगा या उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, ये जो इस पर जब आदमी आता है तब पता चलता है कि कितनी गहन कोशिश और समझ चाहिए ऐसी चीजों को करने के लिए। तो फ्रेंच फेमिनिज्म में 2 चीजें सामने आई। एक तो उन लोगों ने
कहा कि जब ये हमारा जो उदारवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है, हमारा इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहाँ पर अधिकार हैं, इसके बावजूद क्यों दमन हो रहा है? और सिर्फ पूंजीवाद और पूंजीवादी व्यवस्था को अगर हम दोष देते हैं तो उससे भी लड़ने के लिए बहुत बड़ी कोशिशें हुई, क्रांतियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो पितृसत्तात्मक दमन है वो नहीं गया, न सोवियत यूनियन से गया, न चाइना से गया। ठीक है, तो इन सब के सवाल, ऐसे सवालों के वो जवाब खोज रही थी। और उनके यहाँ मार्क्स के अलावा फ्रॉइड को भी बहुत पढ़ा गया है। वेस्ट में फ्रॉइड को लोग बहुत अपने सेल्फ का, उनको वो अपने सेल्फ का डॉक्टर लगता है। वो डॉक्टर है सेल्फ का, आपको बताता है कि आपकी चेतना में चीजें कैसे हैं। तो उन लोगों ने बहुत हद तक फ्रॉइड को और उसके बाद लाकां को पढ़ा, मतलब उसको समझा। क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि पुरुष भी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो भी सत्य के किसी हिस्से को उजागर ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो टोटल कंप्लीटली झूठ बोल रहे हैं या सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए ये गई और इन्होंने फ्रॉइड से ये बात मानी ली कि ये जो मसला है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका रिलेशनशिप हमारे कॉन्शियस नहीं, हमारे अनकॉन्शियस से है, हमारे सब कॉन्शियस से है। बहुत सारी यातनाएं जो हमारी हैं उनको हम अपने जीवन से हटा तो देते हैं सोच करके कि हट गई, लेकिन वो जाके हमारे सबकॉन्शियस में अपना घर बना लेती हैं और वहां पर वो रहती हैं। और उसको आसान नहीं है बदलना। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्निंग प्रिंसिपल की तरह हमारे चेतन संसार को भी रन करती हैं। तो ये तो आसान बात नहीं है। इसे तो ना मार्क्सिस्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ये बहुत अपने आप में एक सूत्र की तरह है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो, और वो लखा से आया, कि जो सबकॉन्शियस है हमारा, उसका स्ट्रक्चर लैंग्वेज में जो ग्रामर है, भाषा में जो व्याकरण है, उसी की तरह है। यानी कि वो व्याकरण की तरह कोडेड है। तो वो भाषा में जाकर काम करने लगे और उन्होंने पाया कि भाषा में बहुत सारी चीजें हैं जो स्त्री की यातना के लिए हैं। अर्थों को जिस तरह से स्टैब्लिश किया गया, जिस तरह से उनको स्टेबलाइज किया गया, जिस तरह से वाक्यों के विन्यास बनाए गए, उनकी संरचनाएं बनाई गई, पूरा का पूरा पैराग्राफ उन्होंने एनालाइज किया। वो बताया कि इसमें कितनी सारी पीड़ाएं इस एक पैराग्राफ में, दुख जो है वो संचित है। भाषा को खोलना पड़ा, अलग करना पड़ा और बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। फिर रीरीडिंग की परंपरा शुरू हो गई, है ना। अर्थों पर जो कंट्रोल, जो नियंत्रण पुरुषों का था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई और वो सब धीरे धीरे उन्होंने संभव किया और बहुत बड़े बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट लेख और किताबें और टेक्स्ट वगैरह सब लिखे गए। तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसको हम किसी ऐसे विमर्श में नहीं फंसने दे सकते हैं कि ये तो वेस्ट का है और ये हमारा अपना है। ये एक तरह की अंधी गली है जिसमें हम इस विमर्श को ले जाते हैं। उसको वहां नहीं ले जाना, उसे बिल्कुल सामने लेकर के आना है और पूछना है कि भाई ये बातें, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है, जरा बताइए। तो ये पद्धति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्धति आपको क्या सिखाती है कि आप चीजों को, भाषा को एनालाइज करें। मैंने शमशेर वाले लेख में क्या किया, मैंने बताया कि शमशेर किस तरह से भाषा में छिपे हुए हैं जी। और इसीलिए वो जो अपनी प्रेमिका के साथ कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं पा रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिफिकेशन लैंग्वेज के स्तर पर उन्होंने किया है वो बहुत ही हिंसक है। और जिस तरह से उस स्त्री को जिसको आप प्रेम करते हैं, जिस तरह से आप उसके प्रति हिंसा का उपयोग करते हैं, जिस तरह की बातें आप कहते हैं, वो बातें प्रेम में कोई नहीं कहता। इसलिए मैंने कहा कि वो प्रेम में पराजित एक कवि की कविता है, ना कि वो प्रेम कविता है। और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर उसकी रीडिंग खुल, बहुत सारे लोगों ने फिर उसको पढ़ा और समझा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा, या नामवर जी तक ने भी मुझे कहा, उनके पास, नामवर जी के पास कुछ लोग गए थे कंप्लेन करने कि सविता क्या ये तोड़फोड़ कर रही है। तो उन्होंने कहा वो ठीक ही तो कर रही है, क्या फायदा, जाके वो और भी गत बनाएगी, दूसरा और कुछ और लिख देगी। आप अपना जितना समझते हैं उतना समझिए और अगर जवाब देना है तो दीजिए। किसी ने जवाब नहीं दिया रश्मि ठीक से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना जो काम करना है वो
बहुत महीन काम करना है। हमें ये विमर्श, जो स्त्री विमर्श है, उसके कई स्तर बन चुके हैं अब, है ना? और स्त्री पुरुष सिर्फ फर्क नहीं करना है, हम लोगों को जाना है उसमें जिसको हम कोड कहते हैं, उस कोड में जो स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रताड़ित कर सकता है, यंत्रणा दे सकता है। बहुत सारे पुरुष भी बहुत परेशान है, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हमें इस जो ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है उससे आगे जाना होगा। आपकी बातों से ऐसा भी लगने लगा है कि आलोचना, और सिर्फ लगता ही नहीं है, कई वर्षों से महसूस भी होने लगा है कि आलोचना बहुत मैंसप्लेनिंग चीज हो गई है। मतलब वो अपने नजरिए से स्त्री कविता को भी परख रही है। तो आप क्या स्त्री कवियों की जो आलोचना हुई है उससे संतुष्ट हैं? उसमें आप क्या देखती हैं? कुछ नया अभी आपको नया बदलाव नजर आता है? इधर के 8-10 सालों में कुछ हुआ है? इधर तो जो कुछ भी लिखा है अच्छा स्त्रियों ने लिखा है रश्मि, और मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। बहुत अच्छा लेखन स्त्रियों ने किया है, और उसके कारण परिदृश्य बदला है, ये भी मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो विश्लेषण होते हैं, जो आलोचना हो रही है, उसमें स्त्री के अनुभव शामिल होते हैं। उसमें सिर्फ उसका विवेक नहीं शामिल होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट ढंग से विवेक के कुछ प्रिंसिपल्स हैं रैशनैलिटी के, वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कह दिया तो वही मानक है, फिर हम भी उसी के आधार पर दूसरी चीज जांच रहे। नहीं, एक स्त्री जो दूसरी आती है वो अपने अनुभव लेकर के आती है, चाहे उसकी जो दास्ता है या उसका जो दमन है, वो अनुभव सार्वभौमिक हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जो उसके काफी व्यक्तिगत होते हैं, और उनको भी वो लेकर के आती है, और उससे वो जो रचना है वो चमक जाती है बिल्कुल, है ना? उसमें एक दूसरी गंध पैदा होती है, एक दूसरा रंग आता है, और वो सबके काम का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो सार्वभौमिक अनुभव में बदलते हैं, और ये ही रचना में, साहित्य में यही होता है, यही होना भी जी। चाहिए। मेरा सवाल आलोचना के बारे में था कि स्त्री कवियों की जो आलोचना हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? जो तो ब्रैकेट किसने बना की है? दिया गया है? जी। कौन किसने किया है रश्मि? आलोचना तो हुई किया नहीं, ही मुझे नहीं, नहीं है, हुई ही नहीं है। जी। बहुत नहीं, तो बहुत कम, जी। बहुत कम। और वो अभी मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो बहुत हद तक हम जो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं ठीक से, हुँ। उसको समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जिस चीज से कोफ्त होती है वो ये है, सब कहते हैं बहुत सारी स्त्रियां लिख रही हैं, हाँ, ये बहुत बार-बार सारी कहा। स्त्रियां, है ना? तो क्या लिख रही हैं, हुँ, ये तो आपको बताना चाहिए, किसने क्या जी, लिखा। इतना करना तो आपका कर्म है, लेकिन आप इसके बाद दूसरा सेंटेंस नहीं आता कि क्या लिख रही हैं, कैसा लिख रही हैं, क्या मैं और अनामिका एक तरह लिख रहे हैं। ये जी। फर्क जब तक नहीं, हम खुद भी जानते हैं कि हमारा लेखन कितना अलग है, डिफरेंट है, हालांकि हम अ, उसी विषय पे लिख रहे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है कि हम लोग दो तरह से चीजों को देख रहे हैं, या कोई भी बिल्कुल। और दूसरी, है ना? तो ये जो हुँ, फर्क है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हम हुँ, इसको नहीं पकड़ते हैं, इस डिफरेंस को नहीं समझते हैं, तो फिर हमारी आलोचना संपन्न नहीं हो सकती। जी। हम हायरार्की में नहीं डाल सकते कि ये ऐसा लिख रही है, ये ऐसा लिख रही है, इसलिए ये बेहतर है, ये कमतर है। जनरलाइज़ कर दिया जा रहा है स्त्री लेखन ये को। गलत है, इस तरह की राइवलरी सेटअप करना ये बहुत पुरुष जी, मानसिकता की बात है। हम लोग अलग-अलग ढंग से लिख रहे हैं, अलग चीज़ों को ला रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में स्त्रियाँ कर रही हैं। हर स्त्री एक तरह की नहीं हो सकती, ना बिल्कुल। उसका वर्ग एक है, ना उसका वर्ण एक है, ना कुछ भी। सब लोग अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को लेकर के आते हैं, अपनी बौद्धिकता को लेकर के आते हैं, और कलेक्टिवली वो आपको कुछ देते हैं, ठीक है ना? तो मेरा ये कहना है कि तुम्हारा सवाल जो था कि पुरुष क्या लिख रहे हैं, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ी कि मैं हुँ, कहूँ कि उससे स्त्री का स्त्री का जो विमर्श है या उसका परिदृश्य, उसमें कोई फ़र्क आया हो या उससे कोई अच्छी समझ बनी हो। मुझे नहीं लगता। ये मेरी कमी हो सकती है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी कुछ भी ऐसा। बल्कि मैम इधर तो यह देखा जा रहा है कि स्त्री कविता को बिल्कुल परिधि पर यह कह के डाल दिया जा रहा है कि ये एक ही तरह के स्वर हैं, इनमें कोई विविधता नहीं है, इनमें कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, ये प्रेम विरह और शिकायतों का पिटारा है। कुछ इस तरह के जब हम कोई आलेख भी पढ़ते हैं
तो इस तरह की बातें उसमें से क्योंकि वो नहीं छन पढ़ कर रहे हैं, आती हमें हैं। ठीक जी। से नहीं पढ़ रहे हैं। ये अनपढ़ होने की निशानी है, अगर आप किसी चीज़ को से उसके डिफरेंस को अगर आप नहीं पहचाने कि क्या हो रहा है, तो उसमें से भी उसके बारे कुछ टोकन वुमेन चुन के फलाना, फलाना, फलाना ये अलग लिख रहे हैं। तो ये बहुत उससे सच बात कोई है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ये। बिल्कुल, ये पुरानी चीज़ है और इससे कुछ होने को नहीं है। जो अच्छी चीज़ घटित होगी रश्मि, वो अच्छे लेखन से और स्त्रीवादी लेखन से ही घटित होगी, मेरा अपना मानना है ऐसा। और पुरुष भी आएंगे इस जमीन पे, वो भी आएंगे, अपने को उन्नत कर रहे हैं, ऐसा मैं तो ऐसा मान रही हूँ कि वो अपने को सुदृढ़ कर रहे हैं, अपनी समझ को बदल रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य जो है, ये पुरुषों की चेतना से भविष्य अब नहीं बन सकता, ना ये सृष्टि चल सकती है। दूसरी तरह की जी। बातें हमें कहनी है, दूसरे तरह के मूल्य हमें अब जीने ही हैं। और जैसे कि प्रकृति पर जो स्त्रियां लिख सकती हैं, जो लिख रही हैं, जो मैंने भी लिखा है, बिल्कुल। कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको उसमें पढ़ते हुए मुझे है। बार-बार लगता है कि आप प्रकृति से बहुत आत्मिक संबंध बनाती हैं, आप लौटती हैं बार-बार, प्रकृति से बिंब उठाती हैं। ये मुझे आपको पढ़ते हुए बार-बार महसूस होता है। क्योंकि मेरा एक बहुत ही जीवंत संबंध है, कोई जी। कहीं से उधार लिया वो संबंध नहीं है ये। वाकई मुझे बेहद सुकून मिलता है जब मैं प्रकृति के संदर्भ में कुछ भी कहती हूँ या पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि वहां पे रोशनी है, वहां पे अंधेरा नहीं है। जंगल में रोशनी है, अंधेरा नहीं है। वहां पर अभी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोचने, समझने और जानने की, जिससे हम अभी भी अपने को बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये कोरी बौद्धिकता के रूप में ही खत्म हो जाएगी। इसका कोई उपयोग जीवन में जो होना चाहिए, उसकी उपयोगिता, जीवन को अच्छा बनाने की जो ललक होती है किसी भी राइटर में, वो काम की नहीं होगी। आपकी कविताओं में मैम मैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं देखती। मैं एक तरह का प्रतिरोध देखती हूँ, एक चुनौती देखती हूँ। लेकिन यह काम आप बहुत ही कलात्मक ढंग से करती हैं, बहुत ही शांत तरीके से, और कई बार तो अगर कोई ध्यान से ना पढ़े, तो वो शब्दों के बीच मिस भी हो जाएगा, लगेगा कि कवियत्री अपना दुःख कह रही है। और ये शब्द बार-बार लौटते हैं आपकी कविताओं में, नीला रंग, रात, नींद, वासना, चाँद, तारे। तो ये कुछ डेलिबरेट होता है या इसके माध्यम से आप क्या संवाद करना नहीं, चाहती हैं? मैंने एक पूरा अपनी कायनात बनाई है, ठीक है। जब रात के बारे में मैं बात करती तो ये वो रात नहीं है जो पुरुषों की भाषा में रात है। जी, जी। स्त्री की भाषा में गढ़ी गई एक दूसरी रात है, जो गढ़ी नहीं गई है, जो पाई गई है, वो रात है, ठीक है। उसके 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 विरोध में एक प्रति रात गढ़ दिया गया, जिसका अर्थ बहुत नेगेटिव है, बिल्कुल। ठीक है। रात जो है बहुत सुकून, बहुत प्रेम, वासना की असली जमीन, ये सब कुछ है। और चूंकि इसमें स्त्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ ये स्त्रियां महसूस करती हैं, इसलिए उसका अर्थ दूसरे तरह से गढ़ा गया। चांद तारे भी वही नहीं है। जब मैं चांद तारों के बारे में बात करती हूँ, वो बहुत ही आत्मीय है। मेरी एक कविता है जिसमें मैं कहती हूँ कि एक तारा हर रात उतरता है मुझ में, हर रात उतनी ही ऊष्मा चली जाती है कहीं, है ना। तो ये संबंध ऐसा है। एक फिलोसोफर इंडिया के थे जेएल मेहता, उन्होंने एक पीस लिखा भारत पर, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब देवता आते थे मनुष्यों के पास और उनके साथ गपशप करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। अब आज के समय में कोई अगर ऐसी बात कहे तो उसको क्या लोग समझेंगे? अविवेकशील, मनगढ़ंत बात, है ना। लेकिन अब इसी बात के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि हर रात एक तारा उतरता है मुझ में, तो उसमें एक सच्चाई है। उसको मैंने वैसे ही देखा, उतनी ही आत्मीयता से देखा है। मैंने रात, अगर तुमने कभी कभी गांव में अगर कभी रही हो, तो एकदम अंधेरी रात में ढेर सारे तारे आसमान में होते हैं, और अगर तुम्हारे पास ये सुकून हो कि तुम देख सको, तुम बिल्कुल चांद, जिसको कहते हैं चंदेरी की तरह छाई हुई
ये तारों का एक पूरा जाल, वो कितना सुकून दे, कितना प्रिय। कुछ समय के बाद तुम अपने तारे चुन लेती हो उसमें से, तुम कहती ये मेरा तारा है, आज इतना कम इसमें रोशनी क्यों है, ज्यादा क्यों। कहने का मतलब कि एक इंटरेक्शन जो हमारा होता है प्रकृति के साथ और पूरे ब्रह्मांड के साथ, उसको बार बार विच्छिन्न किया जाता है, उसको बार बार कहा जाता है कि ये तुम्हारे करने के लिए नहीं है। तुम्हारा काम है रात में जाकर के दिन भर की थकान के बाद जाके सो जाना, बच्चों को सुलाना, सास का पांव दबाना, उनका वो काम कर देना, उनको पानी दे देना, है ना। ये सब करते करते वो आप अपना समय निकालिए। जबकि ये संभव है कि स्त्री किसी पेड़ के पास जा करके उसको अपना दुख सुनाए। बहुत सुंदर। तो ये सब चीजें, अब ये अनुभव है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बातें मैं कर रही हूँ, ये स्त्रियां करती रही हैं, मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों को, ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जो पेड़ों से मित्रता करती थी, क्योंकि वो उनके पास कोई मित्र नहीं। सब उनके जो ससुराल के लोग होते हैं वो मित्रता नहीं करना चाहते नई बहू से, तो जाके किसी पेड़ से मित्रता करती है, उसको उसमें धागे बांधती है, उससे प्रार्थना करती है, अपना दुख बताती है। ये सब होता है, ये वाकई होने वाली घटना है। और प्रकृति से स्त्री का संवाद कभी शायद टूटा नहीं, चाहे पितृसत्ता ने तमाम इस तरह की कोशिशें की हों। स्त्री का संबंध प्रकृति के साथ है और उससे उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा ज्ञान, सुख और साहस मिलता है जीने का। ये तो मैं जानती हूँ इस चीज को। इसलिए मैं जी वंदना शिवा वगैरह की राइटिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जी मैंने शुरुआत में आपसे चुनौतियों के बारे में पूछा था कि 4 दशक ऐसे सहज यात्रा तो नहीं रही होगी, कई चुनौतियां रही होंगी। और अभी जो वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूंगी कि अभी जिस तरह से फिर से पुरातन संस्कृति के नाम पर धर्म का बहुत एक शिकंजा कसता जा रहा है, संस्कृति, परिवार और एक स्त्री छवि को ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो बार बार जिसके नमूने हम फेसबुक पर भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि जिस तरह से खुलकर बोलने वाली या थोड़ा अलग लिखने वाली स्त्रियों पर प्रहार होने लगते हैं, उन्हें गालियों से नवाजा जाने लगता है। तो और एक एक ये तो धर्म, संस्कृति, परिवार का जो दबाव है वो तो बढ़ गया ही है। बाजार भी एक तरफ खड़ा है जो लगातार प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो हम इस खेमे में पड़े या फिर कूद कर बाजार में जाएं और वहां प्रोडक्ट बन जाएं। तो अभी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। इस समय को आप कैसे परिभाषित करेंगे और इससे किस तरह से बचा जाए? देखो, ये समय जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे फेमिनिस्टों ने इसको कहा और मैं भी इसको मानती हूँ, इस समय को कैटास्ट्रॉफ कैपिटलिज्म के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अब जो ये नई चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, नई चीजें जो पैदा करेगी, उत्पादित करेगी, उससे चीजें नष्ट होंगी, पृथ्वी नष्ट होगी। हमें अब ये बहुत विचारशील ढंग से इस पर सोचना है कि हमें क्या और नई चीजों की, नई वस्तुओं की जरूरत है, क्योंकि अब बैलेंस खराब हो चुका है। कई लाख, कई करोड़ टेलीविजन हर साल पैदा करने के बजाय क्या हम कई लाख कर सकते हैं? स्त्रियों के शरीर को कमोडिफाई करने के बजाय क्या इस शरीर को हम सुकून दे सकते हैं? क्योंकि ये बहुत शरीर प्रोडक्टिव है, फीमेल बॉडी इज वेरी प्रोडक्टिव, है ना। क्या हम उसको इतनी, उसका रिप्रेशन इस हद तक करते चले जाएं कि वो अपने उसके जो अच्छे गुण हैं, नर्चरिंग का जो गुण है, जीवन को चलाने वाले जो गुण हैं, वो भी नष्ट हो जाएं? स्त्रियां अभी इतना स्ट्रेस में हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से कि वो अपने जो नैसर्गिक उनके गुण थे वो भी खो रही हैं, क्षिप्तता की स्थिति में। परिवार टूट रहे हैं, बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है, बाजार डिमांड करता ही जा रहा है उनके श्रम के लिए। तो अब बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। तो हमें तो ये देख करके सोचना होगा कि हमको किस खेमे में जाना है। हमको तो उस खेमे में जाना ही नहीं है, स्त्री को तो उस खेमे में जाना ही नहीं है। हमें वहां रहना है जहां से हम ऐसी चीजों को बदल सकें, उनमें परिवर्तन ला सकें। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम किस हद तक कंज्यूमरिस्ट कल्चर के हिस्सा बने या ना बने, ये हमारा अपना फैसला होना चाहिए। कंज्यूमरिज्म एंटी वीमेन है, इसको जान लीजिए।
चाहे वो आपके लिए फ्रिज बनाता हो और आपके लिए प्रेशर कुकर बनाता हो और आपके लिए तमाम ऐसे उपकरण बनाता हो जिससे आपका किचन आपके लिए काम करना सुगम हो जाए, लेकिन वो सुगम नहीं बनाता, वो आपके जीवन को और कठिन बना रहा है, अगर आप ठीक से उसको देखें तो। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें पृथ्वी से ली जाती हैं। पृथ्वी एक स्त्री है, उससे आप कितनी चीजें ले सकते हैं? उसका सब कुछ अगर ले लेंगे आप, तो फिर स्त्री बचेगी कहाँ? न प्रकृति, न स्त्री, न ये पृथ्वी। तो जो लोग ऐसा नहीं सोच पाते हैं, उनको, जिनको अपना लालच है, लालच का जीवन जीते हैं, उनको हर चीज चाहिए, एक नहीं 10 चाहिए, तो अब ऐसे लोग जब साथ देते हैं तभी तो ये संस्कृति चलती है, ये जो हमारी प्रोडक्टिविस्ट कल्चर जिसको हम कहते हैं, तभी चलती है। तो इसमें कहीं द्वंद तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्त्रीवादी चिंतक हैं तो आपको साइमल्टेनियसली एक इको फेमिनिस्ट, हाँ, पर्यावरणवादी नारीवाद का पोजीशन होना चाहिए, सहज पोजीशन आपका यही होना चाहिए। और यहाँ से जो भी लड़ाई आपको लड़नी है, चाहे पूंजीवाद से या राज्य से, आपको लड़ना है अपनी राइटिंग के जरिए। हमारा लेखन ऐसा हो जो प्रकृति के सौंदर्य को दिखाए, स्त्री की सौंदर्य को दिखाए, उसकी मंशा को दिखाए, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। हर चीज पाने की नहीं होती है। कुछ चीजों को आप छोड़ दें जैसे वो हैं, वो ज्यादा तब लगती हैं, है ना? किसी गुलाब का फूल खिला हुआ है, आप वहीं जा रहे हैं, आपने तोड़ लिया, क्यों? नहीं तोड़ना है उसको, वहां पर खूबसूरत फूल लग रहा है, वहां पर उसको रहने दो, उसको 10 लोग देखेंगे और प्रसन्न होंगे। तो हमें इस तरह का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। और लेखन में, खास करके हिंदी की दुनिया में, मैं तो यही कहूंगी रश्मि, कि हमें बहुत समझदारी से लेखन करना है, क्योंकि हमारे लेखन से ही तो रास्ता बनने वाला है। तभी ये संभव है कि हम एक स्त्रीवादी संस्कृति बना सकें। प्रकृति से स्त्रियां तो आत्मीयता खोज ही लेती हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो एक अंश की तरह उनके अंदर है, वो खुद बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन ये जो राज्य सत्ता की जो आपने बात की, वो जो हमें बहुत पीछे की ओर ले जा रहा है, वो जो हमें फिर से एक पुरानी छवि में देखना चाहता है, एक रोल गढ़ के वो हमें देकर बता रहा है कि यही रोल। जैसे अभी मैं एक आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि 10th क्लास में अंग्रेजी के परिचय में बच्चों को एक प्रश्न आया, जहां पर उन्हें पिता के वर्चस्व का की महत्ता बताई गई कि किस तरह से परिवार में पिता का वर्चस्व टूट रहा है, जैसे परिवार टूट रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है। तो ये सब जो शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से फिर से स्त्रियों को पीछे धकेलने की बात। और आप देखिए कि ये जो पूरी सत्ता है, ये फेमिनिज्म को भी नकारती है, वेस्टर्न कह के। तो ये अभी बहुत ज्यादा बड़ा आघात है। इसमें कैसे स्त्री लेखन की चुनौतियां और किस तरह से वो अपने आप को बचाते हुए लिखे? देखो, ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो पुरुष इस तरह से पीछे धकेल रहे हैं हमारी राजनीति को और संस्कृति के नाम पर, वो खुद ही वो करते हैं जिसका वो खुद ही अपने जीवन में वो उसको नहीं लागू करते। बिल्कुल। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि वो ये चीज खास किस्म से राजनीतिक ढंग से या कल्चरल ढंग से कह सकते हैं, कल्चरल फैसिज्म है एक तरह का। ये कंट्रोल, नियंत्रण पाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना? इसमें कहीं से आपको सांस्कृतिक नहीं बनाया जा रहा है। इसमें आपको जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड लाइफ जीने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक, ये स्त्रियां समझती हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए बहुत बड़ी उलझन हो। हम इस चीज को जानते हैं, ये राजनीति है। फैसिज्म कभी भी, या उसकी तरह की कोई भी दूसरी विचारधारा जो संस्कृति का एक्सट्रीम फॉर्म है, उस फॉर्म में वो जाती है, तो वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से उसका पराजय भी होता है, क्योंकि इसको कोई नहीं मान रहा होता है। न खुद जो लागू करते हैं वो मान रहे होते हैं, और न जिन पर इसको लादा जा रहा है वो मान रहे होते हैं। तो अगर आप समझदार हैं तो आप जान रहे हैं कि आपका क्या होना चाहिए रुख। देखो, अभी इस वक्त मैं हिंदी में स्त्री प्रतिरोध की कविता की एक सीरीज चला रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो आवाजें हैं, जब लोग इनको सुनेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो पाएंगे कि ये वो स्त्रियां नहीं है जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके नियंत्रण के बहुत बाहर हैं।
और ये सब जो आपका खेल है, ये हारा हुआ खेल है, इसको जीत नहीं सकते आप, है ना? तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको हम ठीक करें, उसको समझदारी से। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, इसमें अगर आप संयत नहीं है, आप चीजों को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तो आप उसके बहाव में आ जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए आपको खुद को तैयार करना है, अपने ऊपर एक खास किस्म का बौद्धिक नियंत्रण होना चाहिए, तभी आप इस तरह का बड़ा काम और अच्छा काम कर सकते हैं। भावनात्मक भी मैम। स्त्रियों के लिए तो भावनात्मक भी बहुत ज़रूरी है। यस। मैम आपकी बातें सुनते हुए मुझे ऑड्रे लॉर्ड को भी मैं पढ़ रही थी, तो हाँ, वो एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि कविता स्त्री के लिए लग्ज़री नहीं है। मतलब और आप जो प्रतिरोध की बात करती हैं, तो मुझे लगता है लिखना ही और कविता लिखना स्त्री का सबसे बड़ा प्रतिरोध है। हालाँकि लग सकता है आजकल कि बहुत स्त्रियाँ लिख रही हैं और लिखना बहुत सरल हो गया है, लेकिन आज भी उनके लिए लिखना सरल नहीं है। और जो आपने निजी से सार्वभौमिक तक जाने की बहुत सुंदर सी बात कही, वो भी कविता में वो पकड़ नहीं पाते हैं लोग। लेकिन वो सिर्फ निजी यात्रा नहीं है, वो आगे बहुत स्तरों पर बहुत तरह से जुड़ती है, बहुत आयाम उसके खुलते हैं, उसमें राजनीतिक चेतना भी है। आपके लिए स्त्री कविता क्या है? अगर मैं आपको परिभाषित करने को कहूँ कि स्त्री कविता या कविता आपके लिए क्या है? कवि के तौर पर आप कविता को क्या देखती हैं? देखो रश्मि, कहीं एक जगह अभी एक पॉडकास्ट के लिए मैंने कुछ बातें कही थी कविता के बारे में, वही मैं दोहराना चाहती हूँ। कविता का जो स्रोत है वो जीवन है, और ये सिर्फ मनुष्य का जीवन नहीं, जितने जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य की तरह उन्नत ना हो, तब भी कविता उस तरह के जीवन से, बड़े जीवन से आती है, ठीक है ना? अगर वो वहां से आती है तो हमें भी समझना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है और उसका हमारे ऊपर डिमांड क्या, ठीक है? तो स्त्री, मेरा आज भी मानना है कि पुरुष चाहे जितना भी कहें कि वो विवेकशील हैं और वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्नत हैं, मेरा मानना है कि स्त्री उनसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, कहीं ज्यादा समझदार है, और उसके पास एक भीतरी ज्ञान है, जिसके बगैर वो अब तक जितनी यातनाएं उसने सही हैं वो जी नहीं सकती है, उसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता। तो जब हम स्त्री के परिप्रेक्ष्य बात करते हैं कविता पे, तो हम इस पूरे जीवन, हमारा अभी काम क्या है कविता को लेकर के, कि हम जीवन के बारे में, हर तरह के जीवन के बारे में सोचें, उसको अपनी कविता में लाएं। जो अपने को बहुत बड़ा बना चुके हैं जबकि वो बहुत संकुचित हैं, उनको ये दिखाएं कि असल में विस्तार क्या है, और उसमें वहां पर है, ठीक है ना? तो हमारा एक, जब हम कवि होते हैं तो हमारा एक सेल्फ होता है, वो सेल्फ कलेक्टिव सेल्फ होता है, सामूहिक, जो अनफॉर्चुनेटली स्त्रियों को दी गई पीड़ा से वो सेल्फ बना निर्मित हुआ है, ठीक है ना? तो जब एक स्त्री पीड़ा के बारे में बात करती है, दूसरी स्त्री उसको तुरंत समझ लेती है, या कोई भी प्रताड़ित जन उसको समझ लेता है, उसमें शामिल हो लेता है। तो कविता का उद्देश्य या कविता क्या है, वो ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि एक जीवन में शायद ही कोई उसके पूरे उद्देश्य को समझ सके या उसके बारे में लिख सके। लेकिन हम जितना लिख सकते हैं उस समझदारी के साथ, उतनी बड़ी कविता हम लिखेंगे और वो सबके लिए अच्छी चीज होगी। अंतिम सवाल, हालांकि अंतिम कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन 1 घंटा हो गया है। आपने खोई हुई चीजों के शौक के बारे में कहा था कि इट वाज योर टफेस्ट ऑफ राइटिंग, और अभी यहाँ पे भी एक सवाल आया था कि पंकज जी के साथ कवि होने की तरह आपका जो संबंध था उसके बारे में भी बात कीजिए, उनकी कविताओं से भी बात कीजिए। और आज मैं कहीं फेसबुक पर पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा था कि सविता का लेखन बहुत कुछ पंकज, ऐसा लगा जैसे पंकज लिख रहे हैं। तो एक कवि के साथ आपने जीवन व्यापन किया है, लगभग 4 दशक एक कवि के साथ आपने बिताए हैं, तो वो उस किस तरह से उससे आपका प्रभावित हुआ? मतलब कई कुछ ऐसा भी रहा होगा जो आपको
दिक्कतें भी आई होंगी, चुनौतियाँ भी रही होंगी और रास्ता आसान भी हुआ होगा, और वो खोई हुई चीज़ों को के शौक को अगर विस्तार से पढ़ा जाए तो वो बातें छन-छन कर आती रहती हैं। जैसे आज जो मैंने कविता कोट की थी कि मैं बच गई, मैं आ जाऊँगी, मिलने आऊँगी, इस तरह की एक कविता है आपसे कि ये काम निपटा लूँ फिर आऊँगी, आपने वो भी लिखा था। तो आप पंकज जी के बारे में हमें कुछ बताएँ। और अपना कवि रूप और अब 2 कवियों का के एक साथ मिलन और साहचर्य को बताएँ हमें। देखो, कवि के रूप में पंकज जी अलग कवि थे मुझसे। हम लोग 2 तरह के भाषा भी हमारी अलग है, और भले कंटेंट अलग ना हो, लेकिन हम दो लोग 2 थे। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि जो हमारी भिन्नताएँ हैं वहीं पे हमारी समझ जानी चाहिए। और भिन्नताएँ इसलिए नहीं होती हैं कि वो एक-दूसरे के विरोध में हैं। भिन्नताएँ ही साहचर्य बनाती हैं। जब हम एक-दूसरे की भिन्नता को स्वीकार करते हैं और उसको उसका मूल्य समझने लगते हैं, तो एक सहज अच्छा जीवन बनने लगता है। पंकज जी मुझे बहुत प्रेम करते थे। इतना ज़्यादा कि कभी-कभी मुझे ये कहना पड़ता था कि आप कहीं जाइए, लखनऊ या कहीं दूसरे शहर में जाके घूम कर आइए, है ना? तो लेकिन पंकज जी एक बहुत डिसिप्लिन आदमी थे। भले लगते हों यायावर और बहुत लोगों ने उनको बड़ा क्या-क्या समझा होगा, बट वो एकदम डिसिप्लिन आदमी थे। बहुत नीट एंड क्लीन रहने वाले व्यक्ति। और इधर से उधर चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं, अपना विश्वासों में ज़्यादा इधर-उधर होते थे। और अगर कभी मान लो दिक्कत आई भी, तो कभी न कभी बैठ कर के उस चीज़ पर बातचीत ज़रूर कर लेते थे। लेकिन हमारे जीवन में जो चीज़ें जो हम भिन्नता जिसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं नौकरी पेशा, आई एम अ वर्किंग वुमन। पंकज जी वर्किंग मैन नहीं थे, ठीक है? उनके जीवन में बहुत, जिसको कहते हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी थी। तो समय हमारा बहुत कम साथ बीतता था। पूरे-पूरे दिन में यूनिवर्सिटी में होती थी। लेकिन शाम को जब मिले, तो एक बार जब ऐसा भी होने लगा कि हम लोग ठीक से मिल ही नहीं पा रहे थे, खास करके जब मैं इग्नू आ गई, तो हम लोगों ने तय किया कि मैं इग्नू से सीधे आईआईसी आऊँगी, आप वहीं रहिएगा, ताकि हम लोग बैठ के चाय, कॉफ़ी कुछ पी सकें साथ में, क्योंकि घर आते ही फिर दूसरे घर के काम। तो इस तरह से करके एक समन्वय स्थापित हम लोगों ने जीवन में किया था। और लिखना हम दोनों का बहुत सीरियस था। पंकज जी को मैं अपनी सारी रचनाएँ दिखाती थी। पंकज जी मुझे अपनी सारी रचनाएँ दिखाते थे। और अगर मैं गलती से भी कोई ऐसी टिप्पणी मैंने कर दी, जो थोड़ा हलचल पैदा कर, तो उसको बदल देते थे। जैसे वो मुझे भी जब कहते थे, तो बिना बदले फिर उसका फैसला नहीं हो सकता था, मुझे भी बदलना ही पड़ता था। तो इस तरह से हम एक-दूसरे की रचनात्मक जीवन में समझदारी के साथ कहो कि आगे बढ़ते रहे। पंकज जी की जो बीमारी थी, उसने हमारे जीवन को बहुत खराब किया। ज़्यादातर समय मुझे उसी से जूझना पड़ा। और पंकज जी को मैंने धीरे-धीरे बिल्कुल ही उनके जीवन को क्षीण होते हुए भी देखा। मेरे लिए बहुत दुखद है। इसका ज़िक्र कभी और करूँगी कि उनकी बीमारी ने हम दोनों के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कितना बड़ा दुःख पैदा किया। और उसको हम लोग लगातार उससे बैटल करते रहे। अंत में बेचारे चले ही गए। तो ये कह सकते हैं कि एक समझदारी का जीवन, एक प्यार का जीवन, भिन्नताओं को सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का जीवन हम लोगों का था। और इसको मैं बहुत मूल्यवान मानती हूँ। एक कविता आपकी पसंद की हम सुन लें? ज़रूर। कौन सी कविता सुनोगे? मैं नए संग्रह से सुना देती हूँ। जी, बिल्कुल। इस संग्रह में, जैसा कि और लोग भी तुम्हें बता रहे होंगे, मृत्यु से ज़्यादा जीवन के बारे में मैंने बात की है। और मैंने बताया है कि एक भी जीवन में मृत्यु आती है ना? और फिर चली जाती है, फिर जीवन चलता रहता है। ये एक जो चीज़, ये जो जानी हुई चीज़ है
लेकिन उसको कहना बहुत मुश्किल है। एक कविता है रात की हवा। इसमें तुम्हारा सब कुछ, मतलब इस कविता में यह है कि ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का चला गया निकल कर, लेकिन गनीमत है कि रात की हवा बची हुई है। वही प्रकृति वाला जो हम लोग जिस पर बातचीत कर रहे थे। रात की हवा। हूं जैसे रात अभी और हवा, दिल के खजाने में समेटे वे सारे चुंबन, खो चुके जो अपने स्वाद। हूं जैसे नहीं हूं, जैसे नहीं है वे बातें जिनसे हम थे इस सृष्टि में। रात घनघोर है जैसे घनघोर बारिश, जिसमें भीगती हैं हमारी आंखें, जो कुछ और देखती हैं अब। अभी रात है और रात की हवा हिलाती हुई घास को एक अजब लय में, जो अब जीवन में नहीं। और उधर पत्थर पर रात से भी काली छाया किसी बड़े पक्षी की, विभक्त उसके दो पंखों में। वो है मौत मृत्यु। यह छाया बड़ी अपनी ही छाया से चली आ रही है इधर। गनीमत है अभी रात है और रात की हवा। ये संग्रह पढ़ा है मैंने। यहाँ मृत्यु और जीवन के बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित करते हुए कवि चलती हैं, और खोने का शोक से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ जिजीविषा है, आगे की आकांक्षाएँ हैं और अपने आप को एक विस्तार में देखने की कवि की इच्छा है, प्रकृति से, मानवता से। तो जो आप नैतिक चेतना की बात करती हैं और प्रकृति की बात करती हैं, उससे आत्मीयता की, वो बार-बार लौट कर आता है इस संग्रह में, इनकी कविताओं में। और जो बिंब है आपकी, बहुत ही सुंदर कलात्मक बिंब। 4 दशकों के सफ़र को 1 घंटे में बाँधना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लंबी बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज आपसे बात करके मैं खुद भी बहुत समृद्ध हुई, और इतना बहुत कुछ अभी और आपसे जानना है, और ये बात, मतलब ये श्रृंखला चलेगी। हम आपसे फिर बात करेंगे, संवाद करेंगे, और आप ही की पंक्तियों से इस कार्यक्रम का ये 60वां जन्मदिन है, और मैं विमल जी का धन्यवाद कहूँगी कि एक पुरुष कवि 2 स्त्रियों को आपस में बात करने का ये एक मौका दे रहा है। वो 2 स्त्रियाँ जो 2 अलग जनरेशन की हैं, कवि हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक स्त्री कवि से बात करने के लिए दूसरी स्त्री कवि को चुना, किसी पुरुष को नहीं चुना। ये भी एक उपलब्धि है हमारी। हमने यहाँ तक अपनी जगह बना ली और हमने किसी से माँग कर नहीं बनाई। तो आज आपसे बात करके जी, ये बहुत सुकून मिल रहा है कि हमारी यात्रा चाहे जितनी भी मुश्किल हो, एकाकी हो, द्वंद से भरी हो, लेकिन रास्ता मिलेगा, मंजिल मिलेगी। और आप ही की पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगी, जो आपके लिए ही समर्पित करूँगी। यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुःख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और 2-4। बहुत शुक्रिया मैम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। शुक्रिया और शुक्रिया और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके। आई मुझे होप, आशा करती हूँ कि इस बातचीत को सुनकर लोग कम से कम स्त्री का जो परिदृश्य भी साहित्य में बन रहा है, उसको और थोड़ी गहराई से और जो कहते हैं सहानुभूति से समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।